चलिए बच्चों, काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा आपको। दिवाली और सारे त्यौहार की छुट्टियों के बाद में ये हमारी पहली क्लास है। हम इस क्लास में एक प्रीवियस ईयर का जो पैसेज आया हुआ है, जिसमें थीम या टॉन इस टाइप की बातें हैं वो पूछी गई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और मेरा ये पैटर्न एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स प्लस यूपी में होने वाले यूपी पीसीएल और हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए है। आज का जो हमारा पैसेज है प्रीवियस ईयर का है, ये आ चुका है, पीडीएफ भेज दी गई है, वहाँ आप इसे एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ें, रोके इसे और समझें। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। तो स्टील जो है वो सख्त भी होता है और इसे आराम से दूसरे आकार में भी ढाला जा सकता है, काटा जा सकता है, तार बनाए जा सकते हैं। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील, स्टील की कुछ खास मिश्र धातुएं कैन बी मेड बनाई जा सकती हैं बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स, अन्य धातुओं के छोटे छोटे अंश को मिला करके, सच एज जैसे कि एल्युमिनियम मिला लें, निकल मिला लें, कॉपर मिला लें, तो आपको स्टील की कई सारी मिश्र धातुएं मिल जाएंगी। अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, जो ये मिश्र धातुएं हैं ये स्टील को बहुत अच्छी मजबूती प्रदान करती हैं, टफनेस देती हैं और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट, और जंग लगने से विरोध करती हैं, उसका जंग नहीं लगने देती हैं। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, स्टील को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है ये। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज एदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग सभी चीज़ें, वी यूज जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, इज एदर मेड ऑफ आयरन, या तो वो लोहे की बनी होंगी, और स्टील या स्टील की बनी होंगी, और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी, या फिर ऐसे उपकरणों या मशीनों से बनी होंगी जो इन धातुओं से बनी हों। शिप्स, पानी के जहाज, ट्रेन, ट्रक, ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर स्टील से बनाई जाती हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड निडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील, यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ भी जिनका इस्तेमाल तुम करते हो स्टील से बनाई जाती हैं। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, तेल के कुओं की खुदाई भी स्टील की मशीनों से ही की जाती है। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, स्टील की पाइपलाइनों से, स्टील की पाइपलाइन में ही ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, खनिज पदार्थों को पार्शीकृत किया जाता है या खदानों से निकाला जाता है या ज़मीन से निकाला जाता है स्टील के उपकरण के इस्तेमाल से। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, जो खेती की मशीनें हैं वो भी ज़्यादातर स्टील की हैं। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में स्टील के फ्रेम भी लगे हुए हैं। पैसेज पढ़ दिया गया है। अब स्टील 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 के बारे में बात चली सारी की सारी, तो देखते हैं आपने क्या करा यहाँ पे। आइडेंटिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। देखिए, सबसे पहले इन्होंने स्टील की बात करी और स्टील को टफ बताया। इसे ढाला जा सकता है, इससे धातुएं बनाई जा सकती हैं, यानी कि स्टील को पकड़ा शुरू में और स्टील के बारे में ही बातें करते जा रहे हैं। जब कभी इस तरीके का पैसेज आपको मिले कि एक नाउन या कोई भी मशीन या इंसान या जानवर के बारे में बातचीत शुरू करी और सारी बातें डिटेल में उसके बारे में बताते जा रहे हैं, उसके यूज़ वगैरह क्या हैं, तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट तो नहीं आएगा। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है बच्चों? जैसे ज़्यादा खाना खाने से ओबेसिटी हो जाएगी, ओबेसिटी से कुछ और बीमारियां लगेंगी, उसका इलाज ज़रूरी है, डाइट करें, समय पर खाएं, तैलीय भोजन, ये कॉज एंड इफेक्ट बता रहे हैं आपको मोटापे के और बचने की। यह ऐसा कुछ नहीं था।
इसका आंसर डेस्क्रिप्टिव होगा। इस तरीके की कहानियां जिसमें एक शब्द को पकड़ के सारी बातें उसी के बारे में, कोई आलोचना नहीं, कोई बुराई नहीं, उसके बारे में उपयोगिता बता रहे हैं, डेस्क्रिप्टिव कहलाता है। कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा। क्लासिफिकेशन होता, मान लो स्टील आता है यहाँ पे, फिर स्टील का वर्गीकरण करते हैं, 5 प्रकार का होता है, फिर बताते हैं कि ये वाला करता है, ये ऐसा करता है, तो क्लासिफिकेशन टाइप का होता है। तो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, डेस्क्रिप्टिव। सिक्वेंशियल होता तो सीक्वेंस में चीजें चलती, एक बताते फिर उसे रोक देते, दूसरी बताते फिर वो अलग होता। चौथा आंसर है, नोट करें, डेस्क्रिप्टिव है ये। Why is steel often called the backbone of modern industry? तो स्टील को आधुनिक उद्योग की रीढ़ क्यों कहा जाता है? आपने पढ़ा नहीं? लगभग सभी मशीनों में, टूल में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला आंसर है। फिर आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? क्रिटिकल तो नहीं है, क्या कोई आलोचना करी गई, कोई कमी निकालना है स्टील के सामान में? नहीं। इंफॉर्मेटिव, हाँ, इंफॉर्मेशन तो दी गई है बच्चों। स्टील धातु को पकड़ के उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं लगातार, ऐसा है, ये बनता, ऐसे पैसेज को इंफॉर्मेटिव बोलते हैं, जिससे आपकी नॉलेज बड़ी हो, ये ध्यान रखना। और जजमेंटल होता है जब इसमें कोई ऐसी बात आती कि एक तरफा बातें करी गई होती, अपनी तरफ से अपने विचार रख रहे होते, दूसरे की बातों को दबा रहे होते, तो जजमेंटल होता। आयरोनिकल में होता है बच्चों व्यंग्यात्मक, किसी चीज की आलोचना ऐसे करना कि हंसी मजाक भी हो जाएगी और उसकी बुराई भी हो जाएगी। फिलहाल आंसर दूसरा रहेगा। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इससे बढ़िया क्या हो सकता है बच्चों? स्टील इंडस्ट्री टाइटल हो गया हमारा। आज का नया सवाल, टू प्लॉ द सैंड्स। ये जो सैंड है ये मिट्टी होती है, लेकिन जब इसमें एस लगता तो ये रेगिस्तान बन जाता। रेगिस्तान में खेत बनाने के लिए कोशिश या हल जोत करके फायदा थोड़ी है कुछ वहां पे। तो आंसर लगाएंगे, व्यर्थ के काम में अपने आप को लगाना। टू बी एक्सट्रीमली एकम्प्लिश्ड का मतलब होता है पूरी तरह से काम समाप्त करना। टू बी रिसोर्सफुल का मतलब होता है संसाधनों से भरा होना। टू बी डिजेक्टेड, उदास होना। आंसर चौथा है। फिर गए वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ये कॉमन सी इडियम है जो ज्यादा आती है, उसकी बात तो करी जाएगी ना लास्ट के टाइम पे। तो वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का मतलब होता है पाखंडी होना, किसी दूसरे जानवर के रूप में कोई दूसरा जानवर छुपा होना। एग्जाम्पल के रूप में, आपके गांव में कोई डॉक्टर है, ज्यादा नॉलेज आपको उसके बारे में नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं MBBS किए हुए एक अच्छा डॉक्टर हूं, दवाई दे रहा, लेकिन है वो झोला छाप। तो वो भी यही है, वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग ए हिपोक्रेट, जो होता पाखंडी, दूसरे का रूप ओढ़े हुए। सिलाई का मतलब होता है बच्चों धूर्त, कनिंग सिनोनिम है इसका, लिख देना कनिंग, यानी कि जो धोखा दे रहा हो। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये होगा टू बी ए गुड एक्टर, अच्छा एक्टर होना। टू बी मनी माइंडेड, दिमाग में जिसके हमेशा पैसे ही चलते हो, पैसों के बारे में ही सोचता हो। आंसर तीसरा हो जाएगा। फिर बात करेंगे 7वें नंबर पे। देखो वॉलमनियस के शब्द सुन लो क्या है। अगर किसी ने ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, जिसमें ड्रेस पहनी हुई जिसमें कपड़ा बहुत लगा हुआ है, आप देखते होंगे जब किसी बड़ी शादी में ये एक्ट्रेसेस या कोई भी आपके आसपास में भी लड़कियां जाती हैं या कोई शादीशुदा महिला जाती है, तो वो अपने कपड़े बहुत ज़्यादा जो मतलब चौड़े पहने हुए होती हैं, बहुत ज़्यादा कपड़ा लगा होता है उसके अंदर, उसे बोलते हैं वॉलमनियस। एक तो वह इस्तेमाल होगा ड्रेस के लिए, एक शब्द और जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई ऐसी किताब या कोई चीज़ छाप दी जिसमें बहुत सारे शब्द हैं, बहुत मटेरियल है, बहुत बड़ी किताब बन गई, तो वॉलमनियस। एंटोनिम पूछ रहे हैं तो स्लाइट लगाएंगे। स्लाइट का हल्का, छोटा। अगर आप मुझसे बल्कि की बात करेंगे बच्चों, तो बल्कि होता है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, चीज़ें ज़्यादा लगाई गई हो, फैला हुआ होता है। कंपलसरी, ज़रूरी। वॉलंटरी होता है जानबूझकर, अपनी इच्छा से। 7 का आंसर दूसरा बन जाएगा। ऑस्टीर के 2 मीनिंग दोनों लिखो। एक तो होता प्लान, कोई सजावट नहीं, ये भी इसका मीनिंग है बच्चों ऑस्टीर का। एक मीनिंग इसका होता कर्कश, कठोर। तो यहाँ पे प्लान तो कहीं है नहीं आपके पास में, तो इसका सिनोनिम बना देंगे रिग्रस। ये भी इसका सिनोनिम है बच्चों, लेकिन था नहीं है, ये अजीब है थोड़ा सा, लेकिन सही है ये। तो ऑस्टीर का सिनोनिम हो जाएगा रिग्रस। प्राउड की बात करेंगे तो ये गर्व भी होता है, ये घमंड भी होता है।
वेरी पुअर गरीब। रेवर्ड की बात करेंगे तो ये होता सम्मानित, रेस्पेक्टेड। व्हेन आई स्टेयर्ड, ध्यान रखें जब किसी व्यक्ति को घूरोगे तो एट आएगा, और जब शीशे में देखोगे लगातार तो इनटू आएगा। आंसर लगाते तीसरा। जब मैंने उसे घूरा तो वह शीशे में देख रहा था। अप्रोच जिस व्यक्ति या वस्तु के पास करते हो आप, डायरेक्ट आता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। तो एज आई अप्रोच्ड, जब मैं उसके पास गया, ही टर्न्ड एंड वॉकड अवे, वो मुड़ा और वहां से चला गया। तो 10 का आंसर चौथा हो जाएगा। अप्रोच के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं, डायरेक्ट वो चीज आ जाएगी जो भी होगी। द होल इंडिया, देखो दो फॉर्मूले हैं ये, द होल प्लस कॉमन नाउन, और एक होता है द होल ऑफ प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन मत समझना। अब जैसे इंडिया है, ये प्रॉपर नाउन है। कंट्री होता तो बढ़िया, द होल कंट्री, द होल विलेज, द होल सिटी। लेकिन ये अगर नाम है, द होल ऑफ मुंबई, मुंबई है तो ऑफ आएगा, इंडिया है तो ऑफ आएगा, इंग्लैंड है तो ऑफ आएगा, गांव है तो नहीं आएगा, लेकिन अगर गांव का नाम है तो ऑफ आएगा। तो बच्चों द होल ये कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है, ऑफ आएगा यहाँ पर। द होल ऑफ इंडिया मॉर्न्ड द डेथ ऑफ रतन टाटा, रतन टाटा की मृत्यु पर हर किसी ने, पूरे देश ने शोक जताया। तो नोट कर लें, द होल कंट्री, द होल विलेज, द होल सिटी। लेकिन द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ चाइना, द होल ऑफ मुंबई, द होल ऑफ फरीदनगर, रतुपुरा, और भी बहुत सारे। खत्म हो गया हमारा, ऑफ लगा देना। इफ आई फेल इन दिस एग्जामिनेशन, अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो जाता हूं तो आई शेल गिव, रुकें, एग्जाम देने और लेने में उल्टा होता। जो एग्जाम देता है वो टेक करता, जो एग्जाम लेता है वो गिव करता। तो मैं टीचर हूं, मैं आपका एग्जाम गिव करूंगा। जो टेस्ट चल रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 17 हो गए, वो मैं गिव करता हूं, मैं देता हूं, आप उसे टेक करते हो, आप उसे लेते हैं। तो ध्यान रखें, गिव के बदले में टेक करना था आपको यहाँ पे। तो टेस्ट हो, एग्जामिनेशन हो, इनके लिए जो देगा वो टेक, जो लेगा वो गिव आएगा। आंसर लगा देंगे टेक। फिर जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, टिक राइट और रॉन्ग। एसोसिएशन बढ़िया, प्रिविलेज बढ़िया, ब्लेसफेमी गलत है, ई आएगा। प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, ब्लेसफेमी होती इशनिंदा, एसोसिएशन होता है संगठन। ल्यूडिक्रस यहाँ गलत है, यू हटेगा। एफिडेविट बहुत बढ़िया है। इनोक्यूअस गलत है, एक एन और आएगा, INNOCUOUS। इंपोर्टेंट सवाल है, हानि रहित, हार्मलेस। ट्यूशन गलत है, ट्यूशन में यू के बाद आई आएगा, TUITION, ट्यूशन चौथा सही है। मैच द पेयर्स, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, तो ये होता है बच्चों क्लेस्ट्रोफोबिया, बंद जगह से डर, बंद ना हो जाऊं, बंद कमरों से डर। फियर ऑफ डेप्थ, ये होता है बच्चों बाथोफोबिया, गहराई से डर। हाइट से डर, ये होता है एक्रोफोबिया, और खून से डर, ये होता है हेमेटोफोबिया। आंसर क्या बनेगा बच्चों इसका? हमारा आंसर बनेगा तीसरा। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच पंक्चुएशन मार्क इज एप्रोप्रिएटली यूज्ड। देखो बच्चों, नाम आएगा पहले, बताया था मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन पहले भी, फिर कॉमा आएगा, फिर उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दो आप, जो भी उसने करा हो, फिर कॉमा लगा दो, फिर आप वर्ब इस्तेमाल कर लो अपनी। पहला ही आंसर है इसका, अशोका, कॉमा, हैविंग कॉन्कर्ड कलिंग, अशोका ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद युद्ध से नफरत करनी शुरू कर दी। बाकी गलत, ये यहाँ नहीं टूटना था, ये यहाँ टूटना था, और बाकी सब गलत है। ये इसमें यहाँ पे कॉमा लगना था, इसमें भी यही कॉमा लगना था। पहला आंसर है इसका। देखो पंक्चुएशन की वैसे तो क्लास चलनी चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ाएं, कहाँ है इतना टाइम मेरे पास में। लेकिन जितना भी मुझसे हो पा रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत आपकी सफलता में 1%, 0.001% भी योगदान दे सकूँ, उसी पे लगा हुआ हूँ। ठीक है, इसे एंजॉय करें आप। फाइंड आउट द प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूअस, ये हाई कोर्ट के लिए सवाल है हमारा, आज लिखा नहीं हमने इसके ऊपर। तो रमेश हैज़ बीन, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन
दूसरा वाला सवाल प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तीसरा बिना काम वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं आप, ये प्रेजेंट सिंपल बिना काम वाला। आंसर जो है वो चौथा है। फिर आते हैं 17 नंबर पे, द प्रिंसिपल सेड, इंपॉर्टेंट सवाल नरेशन का, बच्चे गलती कर सकते हैं। एक चीज और सुन लो, ए बी और बच्चों सी यहां पहुंच गया, ठीक है, और ये डी हो गया, ये डी है। तो जरा सुनना इसे। प्रधानाचार्य ने कहा शुडंट यू वर्क हार्ड फॉर बेटर रिजल्ट्स। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अजीम सेड शुडंट यू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, क्या तुम्हें मेहनत नहीं करनी चाहिए कामयाब होने के लिए? इज इक्वल टू, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए कामयाब होने के लिए। तो ये होता है ना शुडंट वी, शुडंट यू, क्या हमें ये नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं मीनिंग होता है ये करना चाहिए काम हमें। इसे आप नोट करें सही से। तो देखो दोबारा से, अपने आप समझना पड़ेगा इसे आपको। प्रधानाचार्य ने कहा शुडंट यू वर्क हार्ड फॉर बेटर रिजल्ट्स, क्या तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए अच्छे परिणाम के लिए? तो आंसर बनेगा द प्रिंसिपल रिमार्क्ड दैट वी शुड, अच्छा सॉरी, चौथा बनेगा आंसर। अब सुनो, इसमें गलती सुन लो, कुड गलत है, शुड के साथ कुड नहीं करेंगे। बी वाले में नोट गलत है, सी वाले में नोट गलत है, आंसर चौथा। इस नोट को ही तो खत्म करना था। प्रधानाचार्य ने ये टिप्पणी करी, ये तंज कसा हमारे ऊपर, क्या हमें मेहनत करनी चाहिए अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि शुडंट यू शुडंट वी वाले क्लोज जब हो तो नरेशन में नोट खत्म हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे यार ये काम तो तंज कसता हुआ है, ये तो हमें करना चाहिए, बस समझ जाना ऐसा होगा। चौथा आंसर है, नोट मत लगाना। ये ही सेड लेटस वाले सेंटेंस, देखो बच्चों वी शुड हो जाता लेकिन सेड गलत है, दूसरे वाले में कैन गलत है। ये मेरी तरफ से है आपके लिए गिफ्ट। सजेस्ट के बाद में टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, सजेस्ट के बाद में आइंदी फॉर्म आती है। तो ही सजेस्टेड वॉकिंग टुगेदर, उसने कहा हमें साथ चलना चाहिए, तो उसने साथ चलने का प्रस्ताव दिया, चौथा आंसर है। फिर आएंगे हम 19 नंबर पे, इमली जो खाते हैं खट्टी सी जो होती है, तो इमली टेस्टेज सॉर, इमली का स्वाद खट्टा होता है। तो आंसर बनता है बच्चों इमली, फिर जो भी डज या इजमार वाजवर उसका इज बना दो, एडजेक्टिव लगा दो, फिर वैन, फिर इट लगा दो इमली के लिए, फिर इज और टेस्टेड, आंसर लगा देंगे दूसरा। तो इमली खट्टी होती है का पैसिव बनता, इमली खट्टी होती है जब इसे चखा जाता है। पहले वाले में बहुत छोटी सी गलती अगर आप देख पा रहे हो तो गलती यह है कि इसमें ई है, इसमें ए है। ऊपर वाला जो टेस्ट है वो जो टेस्ट करवाते हो आप, आई टेस्ट, ब्लड टेस्ट, उसका टेस्ट है, लेकिन नीचे वाला टेस्ट जो जीभ पे रख के चखते हो आप, उसका है। ई और ए का फर्क है। और ये ई और ए आपका एक नंबर काट के ना, आपको हो सकता है कि जिंदगी भर अफसोस करवाते रहें, उसके बाद दोबारा मेरिट में नंबर ही ना आए आपको। तो बहुत बारीकी से चीजों को देखो आप, ये ई है और एक ये है हमारा, तो आंसर इसका दूसरा लगाएं। यहाँ पे एक मैसेज भी देना चाह रहा था मैं आपको कि जब आप पेपर सोल्व करो तो आप एक एक शब्द को चेक करते हुए जाएं, कहीं वर्ड पावर में गलती ना हो, आप ग्रामर ढूंढते रह जाओगे। आंसर दूसरा है इसका। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है PQRS के रूप में। व्हेन ए सैटेलाइट इज लॉन्च्ड, जब एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, द रॉकेट बिगिंस बाय गोइंग स्लोली अपवर्ड्स थ्रू द एयर, तो रॉकेट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है हवा में होता हुआ या हवा के माध्यम से। इसके बाद में आप लेंगे क्यों लिया मैंने आंसर, ये पूरा आंसर सेट हो जाएगा तब देखना। एज द रॉकेट गोज हाइयर, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, इट ट्रेवल्स फास्टर, इसकी गति बढ़ती जाती है। फिर आएगा इसके बाद में पी, हाउ एवर द हाइयर इट गोज, हालांकि ये हो तो ऊंचा जाता, कोमा द लेस एयर इट मीट्स, फिर ऊपर जाकर के इसे हवा थोड़ी कम मिलती है। यानी कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो हवा ज्यादा मिलेगी, लेकिन जब और ऊपर जाएंगे, ये आ गया ना और ऊपर, तो फिर आपको हवा का जो दबाव है वो कम महसूस होगा ऊपर जाकर के। फिर इसके बाद में आर आएगा, फॉर, क्योंकि, द एटमोस्फेयर, अब ये बता रहे हैं क्यों हवा कम महसूस होगी, क्योंकि ये कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज की तरह। द एटमोस्फेयर बिकम्स थिनर, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो जो आपका वातावरण है, जो उसमें गैसों का संगठन है, वो पतला होता जाएगा। पर्यावरण में जो गैसें हैं ऊपर की तरफ वो कम रहेंगी। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, देयर इज लेस फ्रिक्शन, क्योंकि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ
संगठन ज्यादा होने की वजह से घर्षण ज्यादा होता है, स्पीड कम रहती है। जब ऊपर जाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि आयतन कम मिलेगा, थिन हो जाएगी गैस, तो फ्रिक्शन कम होगा, फिर स्पीड और बढ़ जाएगी उसकी। ये देखो, कॉन्सिक्वेंटली द रॉकेट स्टिल डज नॉट बिकम टू हॉट, और इसी वजह से ऊपर पहुंचने के बाद भी ये जो रॉकेट है ज्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि गर्म होता है घर्षण से, घर्षण ऊपर होता नहीं है। आंसर पहला है, बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।